जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और हम अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अभी कर रहे हैं, जिसकी हमने एक एनसीईआरटी कर चुके हैं, दूसरी हम कर रहे हैं। इट्स मीन 6 क्लास की एनसीईआरटी के 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जो कि है वायु। ठीक है। सॉरी। वायु का मतलब है, वायु में हम देखने वाले हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे वायुमंडल में वायु कौन कौन सी है। इट्स मीन गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है। कितने कितने परसेंट में है, वो हम परसेंट देखने वाले हैं। ठीक है। हम अपने वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित करते हैं तापमान के आधार पर। ठीक है। जिसमें कि है सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल क्या है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल क्या है। ठीक है। समताप मंडल के बाद हम देखने वाले हैं कि मध्य मंडल क्या है। ठीक है। मध्य मंडल के बाद हम देखेंगे कि आयन मंडल क्या है। आयन मंडल के बाद हम देखेंगे बहिर्मंडल क्या है। ठीक है। इट्स मीन कि हम देखेंगे अर्थ सरफेस से ऊपर हम बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, कि ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में कहेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ऑलराइट गाइस, इन 5 परतों को टेम्परेचर के आधार पर विभाजित किया गया है तथा, ठीक है, इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है। तथा किस परत में कितना टेम्परेचर रहता है, आज हम इस चीज को स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है। सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिर भी रेदर देन जितना हो सकेगा मैं कम से कम इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ट्राई करूंगा। ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कम टू द टॉपिक। ठीक है। आज का हमारा सबसे पहला बिंदु जो रहने वाला है वो वायुमंडल का संगठन। ठीक है। यहां उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, वायुमंडल का संगठन। ठीक है। मैं एक बार देख लूं कैमरे में कि यहां से पूरा की पूरा दिख रहा है या नहीं। ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू। हाँ ठीक है, अच्छा है, ये तो पूरा की दिख रहा है, यानी कि अगर मैं इवन और ऊपर भी अगर लिखना चाहूं तो अच्छे से दिख रहा है। ठीक है। तो चलिए देखिए, वायुमंडल का संगठन का मतलब क्या होता है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओवरऑल अर्थ सरफेस है। ठीक है। यानी कि ये एटमॉस्फेयर है हमारा। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन सी गैसेस कितनी कितनी है। ठीक है। तो चलिए हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन। ऑलराइट गाइस, मेरे साथ साथ आप भी नोट करते हुए चलिए। 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद हम देखेंगे 21% यानी कि 21% क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। जो हम सांस लेते समय लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, उसको ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है। हम ऑक्सीजन के बेसिस पर ही जीवित रहते हैं। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस का नाम है। ठीक है। ये कितनी है, 0.03%। ठीक है। यानी कि CO2 हमारे वायुमंडल में, ठीक है, कितनी है, एटमॉस्फेयर में 0.03%। उसके बाद ऑर्गन कितनी है, ऑर्गन को हम देखते हैं तो ऑर्गन है 0.93%। ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य गैसें आ जाती हैं, यहां आप लिख दीजिए अन्य। ठीक है। गैसें, अन्य गैसें कितनी है, 0.04%। ठीक है, के लगभग अन्य गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। ऑलराइट गाइस, ये 100 का 100% हो गया। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी है, ऑक्सीजन। नंबर 3 पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन, उसके बाद अन्य सभी गैसें जिसमें कि हीलियम आती है, और भी बहुत सी हल्की गैसें जो है, जो हमारे वायुमंडल के सबसे अंत वाली परत, यानी कि जो हमारी 5वें नंबर की परत हम देखेंगे, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, वहां होती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन हो सकती है। ऑलराइट गाइस,
ठीक है। तो चलिए बाकी इसका तो फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन को O2। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम ऐसे मान लिया ब्रीथ किया हमने इस प्रकार से, तो हमने जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, ठीक है। तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ क्या नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। ऑलराइट, ये ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको अगले ही क्षण क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और फिर उससे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और उसे बाहर निकाल देते हैं। एक लाइन ये हो गई, ठीक है। देखिए अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको कि ऐसा क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि हम जब ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो उसका क्या लॉजिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसका क्या होता है टॉपिक, नेक्स्ट लाइन इसका क्या है, ये कह रहे हैं मनुष्य तथा, ठीक है, पशु। चलिए लिखते जाइए मेरे साथ, मनुष्य तथा पशु, ठीक है, सांस लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये तो बात क्लियर है। मनुष्य तथा पशु सांस, लिखते चलिए, लेने में क्या करते हैं, ऑक्सीजन O2, ठीक है, लेते हैं। कहां से, वायुमंडल से, हमारे एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। तो आप ऐसे ही शॉर्ट्स नोट बनाते हुए चलिए मेरे साथ, ठीक है। तथा अभी यहां अगली लाइन क्या होती है, तथा हरे पौधे अब्लिक पादप, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हरे पौधे और पादप CO2 लेते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, हरे पौधे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, O2 क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। प्रकाश के उपस्थिति में हरे पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि पेड़ लगाइए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अगली इसकी लाइन जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में उतनी ही है जितनी पेड़ों द्वारा, ठीक है, अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तथा पेड़ों द्वारा छोड़ी गई CO2 यानी कि ऑक्सीजन, पेड़ों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही है जितने जंतु तथा मनुष्य ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, बैलेंस बना रहता है, ठीक है। सपोज दैट एनीबडी हैव एन बैंक अकाउंट, तो किसी का कोई बैंक अकाउंट है, उसने 2000 रुपए निकाले तथा 2000 रुपए डाले, 2000 विड्रॉल की तथा 2000 उसमें डिपॉजिट कर दी। इससे क्या हुआ कि बैलेंस बना रहा उसके खाते का। सेम चीज हमारे एटमॉस्फेयर में भी हो रही है कि हम जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हम छोड़ रहे हैं उतनी पेड़ पौधे उसको ले रहे हैं, और पेड़ पौधे फिर उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करके ऑक्सीजन बाहर निकालने वो हम ले लेते हैं। इस प्रकार संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो देखिए हरे पादप भोजन के रूप में, आई थिंक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एक समझ लीजिए बस, इसको लिखने से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है, आज की एनसीईआरटी ये है, इफ यू वांट सो यू कैन सी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, देखिए मैंने भी यहीं से लिख रखा है आपको। आई वुड लाइक टू शो यू चैप्टर नंबर 4, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है वायु, ठीक है। यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, तथा वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब वो प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, क्योंकि
उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। वो उनका तरीका फिर हम देखेंगे कि कैसे पादप जो है श्वसन, जब एक बायोलॉजी में 11th या 12th में एक चैप्टर है और आई थिंक 8th क्लास में भी है, ठीक है। बायोलॉजी में हम देखेंगे, जब साइंस पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि उसमें पादप जो ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि पादप श्वसन तंत्र कैसा है, वो उसमें एक चैप्टर है, उसमें हम समझेंगे। मनुष्य उसमें मनुष्य यानी कि जंतु, चैप्टर का नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जंतु श्वसन तंत्र भी है और पादप श्वसन तंत्र भी है, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक हमारा वायुमंडल का संगठन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, इसको मैं एक बार फिनिश करता हूं। इफ यू वांट सो यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। ऑलराइट गाइस, ओके, दैट्स ऑल। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोल देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं सारी की सारी एनसीईआरटी कराऊंगा ही, ठीक है। अब आप लोगों का कोई रिस्पांस मैं देख नहीं रहा हूँ कुछ खास, अगर आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप बताइए, ठीक है। बाकी थोड़ी सी कोशिश आपकी अगर रहेगी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपको करना क्या है आपको पता है, अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी होंगी, मैंने 2 वीडियो में मस्ट कहा है इस चीज़ को, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कीजिए। कर दिया, बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए नंबर 2 पॉइंट हम अपना आज क्या देखने वाले हैं इसी चैप्टर का, जो कि है संवहनीय धारा, ठीक है। संवहनीय धारा क्या होती है हम इसको अभी देखेंगे। संवहनीय धारा हमने इससे पीछे वाले चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी थी। संवहनीय धारा हमने वहां लावा के संदर्भ में पढ़ी थी, ठीक है। अब यहां हम संवहनीय धारा किसके संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं, वायु के, ठीक है। संवहनीय धारा का मतलब है एक सतत रूप में बहने वाली धारा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, गुड, लाइक कीजिए, कर दिया, बहुत अच्छे, थैंक यू। चलिए देखिए क्या होता है कि यही एक छोटा सा मोटिवेशन होता है कि जो हमें मीन्स कोई भी बंदा जो मेहनत कर रहा है, अगर आप किसी के लिए भी वीडियो अगर बना रहा है तो उसके लिए यही एक मोटिवेशन होता है और कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अच्छा लगता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, बस मन खुश हो जाता है, गार्डन होता है, बागा बाग होता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो, ठीक है। माइक चल रहा है क्या, कंटिन्यू, ओके, माइक इज करेक्ट। देखिए संवहनीय धारा का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वायु चक्र या फिर संवहनीय चक्र, ठीक है। सपोज दैट ये क्या हमारा है, अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस, इफ यू वांट सो यू कैन राइट इट, ठीक है। ये अर्थ सरफेस हो गया, उसके ऊपर ब्लू कलर से हम लिखते हैं, ये क्या है बताइए, ठीक है मैं ही बता देता हूं, ये है क्या, वायु। कौन सी वायु, गर्म वायु, ठीक है। इसको लिखिए। अब इस गर्म वायु का क्या होता है, देखिए ये गर्म वायु क्या है, ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। अब क्यों उठती है, जब देखिए कोई भी चीज गर्म होती है और गर्म होने के बाद कोई भी चीज हल्की हो जाती है, और जब वो हल्की होती है तब वो ऊपर की ओर उठती है। यहाँ क्या है एटमॉस्फेयर में, यहाँ है हमारी ठंडी वायु, ठीक है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम रहता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कहां तक चलता है, इस प्रकार से ये हमारे क्षोभ मंडल के ऊपर तक जाता है। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये लगभग माइनस यानी कि आइनोस्फीयर में -60 डिग्री तक जाता है, जहां हमारे एयरप्लेन उड़ाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम एयर जोन कहते हैं। अभी हम उसको लिख भी लेंगे ताकि हमें वो परमानेंट याद हो जाए आगे तक के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वायु क्या होती है, इस प्रकार से वायु नीचे आ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या चीज हमें समझ आ रही है कि जब वायु हल्की है तब वायु ऊपर उठ रही है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद जब ये स्पेस खाली हुआ तो साइडों से जो ठंडी वायु है तथा ठंडी वायु बाहरी होती है और वो नीचे आ जाती है, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी कंडीशन कहां हो रही है, ये सिर्फ क्षोभ मंडल में हो रही है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं देखिए इस प्रकार से वायु चक्कर लगा रही है, कभी अर्थ सरफेस के पास आएगी, कभी वायु ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहां हम 2-3 चीजें लिखेंगे। इसको लिख लीजिए ठंडी हवा,
ठीक है। और ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होती है, ठंडी वायु होती है, ठीक है। ये क्या है, धरती से हुई गर्म हवा, ठीक है, लिख लीजिए, धरती से हुई गर्म हवा, ठीक है। धरती पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए यहां हवा गर्म हो जाती है और वापस आती हुई ठंडी वायु। समझ आ रहा है ये डायग्राम आपको? इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है संवहनीय चक्र या वायु चक्र, ठीक है। ये जो चक्र है इसको हम क्या कहेंगे, संवहनीय चक्र, ठीक है, अब्लिक वायु चक्र, ठीक है, संवहनीय चक्र, वायु चक्र, ठीक है। और इससे इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, कन्वेक्शनल साइकिल। कन्वेक्शन साइकिल, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे कन्वेक्शन साइकिल। ये चीज होती है। ऑलराइट गाइस, देखिए अब इसकी हम थ्योरी को अगर आप लिखना चाहें तो कुछ 2-1 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा और आप चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। जब वायु गर्म होती है तब वो ऊपर उठती है, ठीक है, फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। चलिए लिख लेते हैं 1-2 लाइन, ज्यादा लिखने के बारे में हम कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। जब वायु, ठीक है, गर्म होती है तो क्या है, फैलती है तथा ऊपर उठती है, ठीक है। वायु ठंडी होने के बाद नीचे आती है, गर्म है तो ऊपर उठ रही है, ठीक है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, लिख लीजिए, ठंडी वायु सघन प्लस क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। यहां तक लाइन क्लियर हुई? उसके बाद देखेंगे, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी वायु में क्या है, नीचे रहने की प्रवृत्ति, नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ऑलराइट, इसीलिए इसमें मतलब किसमें, ठंडी वायु में नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं यहां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए उस जगह पर आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल सर्किल, ठीक है, साइकिल, कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं, यानी कि संवहनीय चक्र या संवहनीय धारा कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसके नीचे 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे गर्म वायु के ऊपर उठने पर, ठीक है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर, ठीक है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु, लिखते चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो मैंने अभी बताया था कि जब वायु हल्की है, गर्म है, तो वो हल्की होगी, हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी और इस प्रकार से ठंडी वायु नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यानी कि हमारे हैबिटेबल रहता है, रहने योग्य रहता है, ठीक है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वायु चक्र। चलिए लिख लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें डिटेल में पढ़ने वाली चीजें बहुत हैं। अभी इसमें हम विकिरण पढ़ें, अगर रेडिएशन पढ़ें, ठीक है, सौरताप पढ़ें, लेकिन ये आगे आने वाली क्लासेस में और एडवांस क्लासेस में बताया गया है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए। ये एनसीईआरटी तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है,
बट लेकिन कोई बात नहीं, डरना नहीं है। अभी हम नंबर 3 पे पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके, दैट्स ऑल। बड़ा तेज हो गए हो आप लोग, तुरंत स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो। हाँ, बहुत अच्छा। मोगैम्बो खुश हुआ, कोई बात नहीं, मोगैम्बो खुश हुआ। किस किसने देखी मोगैम्बो खुश हुआ? किस मूवी का नाम था एक्चुअली ये? मोगैम्बो किस मूवी में थे? अमरीश पुरी साहब ने कैरेक्टर जो किया था, बताइए आप लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक मिस्टर इंडिया। ठीक है, अभी देखिए, चलिए, हरित गृह प्रभाव। इंग्लिश में इसे कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑल राइट गाइज, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए, मैं मैक्सिमम ऑलवेज आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वाई एग्जाम्पल्स एंड वाई डायग्राम्स, वाई आरेखण जो हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ, ठीक है, डायग्राम्स को बना करके और मैं एग्जाम्पल्स से मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इजी से इजी तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आपको पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, जिसको हम इसके बाद ही, इस पॉइंट के बाद ही हरित गृह प्रभाव के देखने वाले हैं। ठीक है, विच इज स्टॉप, ठीक है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंटरिंग इन द अर्थ, जो कि परावर्तित जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है। ठीक है, अब ये परावैंगनिक किरणें क्या होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये देखिए बहुत हार्मफुल रेस होती हैं। ठीक है, ये किरणें बहुत हानिकारक होती हैं, जो कि स्किन कैंसर्स जैसी डिसीज को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर यहाँ एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, व्हाट इज दिस? ऑल राइट, ठीक है, समझ आया होगा ये क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एंड व्हाट इज दिस। अर्थ सरफेस। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, रेड पेन से ही बनाता हूं। और ये क्या है, हमारा वायुमंडल। ठीक है, ऐसा ही है ना। अभी इससे क्या निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं। ठीक है, किरणें निकलती हैं, यहां तक आ रही हैं। ठीक है, चलिए इतने ही से हम समझेंगे। ठीक है, किरणें निकल के सूर्य के सीधे यहां पड़ती हैं, पृथ्वी पर, हमारे धरातल पर पड़ती हैं। ठीक है, अब इस धरातल के बीच में, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर बना रहा हूं, हालांकि इसको चलिए मैं थोड़ा सा नीचे ही करके बनाता हूं, इतनी भी क्या कंजूसी करना है ना, ज्यादा कंजूसी नहीं करना। चलिए देखिए, अब आएगा मंजरे सांबा। ये हमारे हो गया अर्थ। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारी एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है, सन से हमारी रेज निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, यहां तक आ रही हैं। ओके गाइस, ठीक है, इस प्रकार से। अभी देखिए यहां समझने वाला पॉइंट क्या है, यहां हमारे क्या होती है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो यहां से अब किरणें आई और उसके बाद किरणें वापस लौटती हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से किरणें वापस जाती हैं, लेकिन वो वापस ना निकल करके यहीं फंस के रह जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस प्रकार से किरणें यहां जाने के बाद और फिर वापस लौट करके कहां आती हैं, ये धरती पर। ठीक है, देखिए अब यहां क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए किरणें हमारे अर्थ के सरफेस पर पड़ी। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये जैसे किरणें पड़ी और वापस चली गई, तो इससे क्या होगा, हमारी धरती बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी, यानी कि जो लैंड है
भूमि है बहुत तेजी से गर्म होगी और बहुत तेजी से ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब है कि दिन बहुत ज्यादा गर्म होंगे और रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए रहने लायक, जैसे सपोज दैट अगर आप में से कोई राजस्थान वगैरह में रहता होगा या कभी विजिट किया होगा, या डेजर्ट एरियाज, ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो धरती की विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो हीट को रोक करके नहीं रख पाती है, कि दिन भर उस पर जब सन की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो रेत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इवन कि उसमें रुकना मुश्किल हो जाता है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और वही टेम्परेचर रात में 1 से लेकर 10 के बीच में आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। उसका मतलब क्या, रेत बहुत जल्दी से गर्म हुई और बहुत जल्दी से रेत ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो ओजोन लेयर हमारी होती है वो इस चीज को रोक करके रखती है। ठीक है, जो धरती के अंदर यानी कि ओजोन लेयर के अंदर ऊष्मा आ गई उसको रोक करके ओजोन लेयर और वापस लौटा देती है। तो इस प्रकार से हीट बनी रहती है ताकि रातें धीरे 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 ठंडी होती है। और हम देखते हैं कि रात के 12 बजे के बाद या 4 बजे के आसपास थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है, उसका कारण यही है। लेकिन फिर सूरज आ जाता है और अब आजकल तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, है ना, तो उसी मात्रा में कम ही यहाँ हीट आ पाती है, जो कि फिर भी हैबिटेबल हमारी अर्थ इसीलिए बनी हुई है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को फंसाकर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, लिखिए, वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, या इसे सीधे CO2 भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को फंसाकर, ठीक है, पृथ्वी से निकलने वाली ठीक है, पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को फंसाकर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इतना लिख लीजिए, ज्यादा लिखने की आई डोंट थिंक इसमें नीड नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर रहा हूं, फिर मैं यहां एक चीज और आपको लिखवाने वाला हूं। ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव क्या पड़ते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से लोगों को आप जैसे बताएंगे कि सर सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। ठीक है, मैं इसको भी क्लीन कर देता हूं, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए। देखिए स्क्रीनशॉट वहां लेना ज़्यादा ठीक रहता है कि जहां अगर मान लीजिए डिजिटल बोर्ड पे कोई टीचर अगर आपको समझा रहा है और आपके पास समय नहीं है और टीचर उतना समय नहीं दे रहा है, तो ठीक है, आप वहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए। यहां लिख लीजिए ग्लोबल ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, द साइड इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ऑल राइट गाइस, क्या क्या साइड इफेक्ट हैं हम यहां देखने वाले हैं। ठीक है, बारिश और बर्फ का पैटर्न बदलता है। ठीक है, वर्षा प्लस बर्फ का पैटर्न बदलना। ठीक है, अब आजकल आप देख रहे हैं कि जब बरसात होनी चाहिए तब बरसात नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तब बरसात हो जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि पैटर्न बदल रहा है। ठीक है,
उसके बाद मजबूत तूफान आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आएंगे और क्या होगा, क्षतिग्रस्त मूंगा, लिखिए मूंगा मतलब जो कोराल्स होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। कम बर्फबारी होगी, कम बर्फबारी यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में कम बर्फबारी होगी। और क्या हम देखते हैं इसके इफेक्ट और समझते हैं, चलिए। पशु प्रवासन और जीवन चक्र में परिवर्तन, यानी कि जहां ज्यादा जो ठंडे में रहने वाले पशु हैं, जैसे शील है, ठीक है, सफेद भालू है, पांडा, वो पांडा नहीं, सफेद बियर, ठीक है, वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु प्रवासन तथा जीवन चक्र में परिवर्तन। ठीक है, और क्या हमें देखने को मिलेगा, चलिए और क्या देखने को मिलेगा हमें, उच्च तापमान और अधिक गर्मी की लहरें आएंगी, ठीक है। उच्च तापमान प्लस अधिक गर्मी, ठीक है। नोट दिस पॉइंट ऑल्सो मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। समुद्र तल बढ़ेगा, ठीक है, देखिए सी लेवल विल बी इंक्रीज, ठीक है, समुद्र लेवल का बढ़ना। ऑल राइट, और क्या आएगा, और देख लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, समुद्र यानी कि सी लेवल क्या है, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, समुद्र गर्म होना, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, सूखा पड़ना, ठीक है, या कहीं कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आना, सूखा एवं जंगलों में आग लगना, लिख लीजिए। सूखा एवं जंगल आग। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लाइन और आएगी, पौधों के जीवन चक्र में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, सभी के जीवन चक्र में आ जाएगा वो तो, पौधों प्लस जंतु लिख लीजिए, जंतु, जंतुओं के जीवन चक्र में परिवर्तन। उम्मीद है आपको यहां तक का दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम यहां देख लेंगे, दिख रहा है, अंटार्कटिका का पिघलना, ठीक है, अंटार्कटिका पिघलना, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट हम यहां और नोट कर लेंगे, क्या होगा, ग्लेशियर या हिम नदियों का पिघलना, ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। इतनी सारी चीजें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास आज की तो मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक साइड हो जाता हूं। ये लिखा है ग्लेशियर पिघलना, ठीक है, ग्लेशियर यानी कि हिमनद पिघलना, आप लिख लीजिए। चलिए इसको हम फिनिश करते हैं, एक बार हो गया, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, दैट्स ऑल।
और कहाँ कहाँ से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइए कमेंट करके ज़रूर, ठीक है, पता तो चले कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है मेरी वीडियो। देखिए कुछ नहीं है, मुझे अगर सपोज दैट आप कमेंट करते हैं या कोई भी रिप्लाई आता है या आप लोग सपोर्ट करते हैं तो एक यहाँ से थोड़ी सी खुशी मिलती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी देखते हैं हम वायुमंडल की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। वायुमंडल की संरचना, ओके दैट्स ऑल, ठीक है। तो देखिए हमारा वायुमंडल किस प्रकार से बना हुआ है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, तो लिख लेंगे हमार वायुमंडलवा 5 परतों में का वा विभाजित वा, ठीक है, जस्ट फॉर किडिंग, ठीक है, जस्ट फॉर जोकिंग, बिकॉज आई कैन ऑल्सो स्पीक भोजपुरी एंड आई लाइक टू स्पीक भोजपुरी लैंग्वेज बिकॉज एज यू नो भोजपुरी इज वेरी स्वीट लैंग्वेज, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसकी इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। नंबर 2 पे क्या आता है, इसके ऊपर आएगा समताप मंडल, ठीक है। देखिए इसको समताप मंडल क्यों कहा गया है अभी हम समझेंगे। समताप यानी कि यहाँ ताप समान रहता है, समताप मंडल इसको हम कहेंगे इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हम देखेंगे मध्य मंडल। देखिए ये दोनों हिंदी और इंग्लिश याद करना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। द इंग्लिश इज एज मच नेसेसरी एज मच हिंदी, ठीक है, जितनी की हिंदी नेसेसरी है उतनी ही इंग्लिश, ठीक है। मेसोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है आयन मंडल, ठीक है, आइनोस्फीयर। उसके बाद नंबर 5 पे आता है बहिर्मंडल, ठीक है, इंग्लिश में से कहेंगे एक्सोस्फीयर, ठीक है, EXOSPHERE, एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये क्या है, तापमान के आधार पर, लिख लीजिए, ये है तापमान के आधार पर, ठीक है। ये उसमें दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। देखिए ताप के प्रभाव में गैसें फैलती हैं एवं ऊर्ध्वाधर संचलन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ 1-2 पॉइंट लिख लें क्या हम या बाद में लिखें, ये वैसे शायद 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वायु के तेज ऊर्ध्व प्रवाह के कारण तापमान अधिक ऊंचाई तक प्रभावी है। क्षोभ मंडल जेट यान उड़ान हेतु उपयुक्त नहीं है। क्षोभ मंडल में क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं परिघटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ मैं फिलहाल ये थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको एक चीज थोड़ी सी अच्छी सी बताने वाला हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, हमारा अर्थ सरफेस, यहाँ लिख लीजिए अर्थ सरफेस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये आ गया हमारा क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, समताप मंडल, ठीक है। ये देखिए मैं इसलिए अलग अलग कलर से बना रहा हूं ताकि इसके पीछे भी लॉजिक है। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ मध्य मंडल,
ठीक है। उसके बाद ये क्या आएगा, आयन मंडल, ठीक है। और अंततः क्या आएगा, बहिर मंडल, ठीक है। इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश भी लिखेंगे तो ठीक नहीं है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी से ऊपर उठती हुई आधार पर ये है। अब एक चीज मैं यहां एक आपको और बताना चाहूंगा। टोटल जो हमारे वायुमंडल की हाइट मापी गई है वो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ये टोटल, ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस से है। अब देखिए कैसे कैसे है, इसको हम औसतन मानते हैं 13 किलोमीटर, ठीक है। कितना, इसको हम मानते हैं 13 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम इसको मानते हैं 50 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि समताप मंडल को हम लगभग 50 किलोमीटर तक हम क्या मानते हैं, ऐसा ही दिया हुआ है। उसके बाद मध्य मंडल को मानते हैं 80 किलोमीटर और इसको मानते हैं 80 से लेकर के 450 किलोमीटर और इसको 450 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि अर्थ सरफेस से लेकर के 13 किलोमीटर तक जो कि औसत ऊंचाई है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट लाइन ये भी दी हुई है कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, यानी कि ये 18 किलोमीटर होगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है। उसके बाद ध्रुवों पर 8 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि अर्थ के पास, अर्थ जो हमने भूमध्य रेखा पढ़ी थी, ठीक है। भूमध्य रेखा को बार बार आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन अबाउट द इक्वेटर एंड ग्रेट सर्किल, ठीक है। तो 18 किलोमीटर तक कहां पर है, भूमध्य रेखा पर, और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर है, इसलिए इसका औसत तापमान नहीं, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद समताप मंडल को लगभग 50 किलोमीटर होती है, मध्य मंडल 80 किलोमीटर और आयन मंडल 450 किलोमीटर और बहिर्मंडल 1600 किलोमीटर तक। उसके ऊपर भी फिर रह जाती है तो वो फिर छोड़ देते हैं हम, वो हमारे मतलब की चीजें नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती हैं, इसमें हमारी क्या है, हाइड्रोजन हल्की गैसें होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं, ठीक है गाइस, लिख लीजिए। अब देखिए इसके आधार पर अगर हम अभी आगे और पढ़ेंगे इसको, टेम्परेचर के आधार पर अभी हम यहां नहीं लिख सकते। देखिए क्षोभ मंडल में जाने के बाद एक यहाँ पे हम डॉट 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 ये लगाते हैं, ठीक है। लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद या 10 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, और इसमें 20 किलोमीटर की हाइट था, ठीक है। ये क्या है, ये है ओजोन एयर जोन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एयर जोन, ठीक है। यानी कि हवाई जहाज यहां से यहां तक ही उड़ाया जाता है। जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो आप इसके 30 किलोमीटर का जो एरिया है वो छूट जाता है, आप सिर्फ 20 किलोमीटर की हाइट तक ही हमें उड़ाया जाता है, ठीक है। इसे हम एयर जोन कहते हैं, ऑलराइट। उसके बाद इसमें हम और देखेंगे 20 से 30 किलोमीटर तक फिर ओजोन लेयर होती है, चलिए उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद मेसोस्फीयर जो है यानी कि मध्य मंडल, ये सबसे ठंडी परत है, यहाँ लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पाया जाता है। ओजोन लेयर तक आते आते हमारा टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अभी के अभी समझेंगे कि वो क्या सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ का मिटा दूं, यहाँ समझ लेते हैं हम, ठीक है, कि उसकी कहानी क्या है टेम्परेचर वाली, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, फिर एग्जांपल, मेरे पास एग्जांपल बहुत हैं, ठीक है। आप थक जाएंगे लेते लेते एग्जांपल, मैं एग्जांपल देते देते नहीं थकूंगा। ये मान लेते हैं क्या है, ये हमारा
ये क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नीचे वाला पैराग्राफ जो है ये टेम्परेचर का है, ठीक है। उसके बाद इधर भी हम देख लेते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -60 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक का दिख रहा होगा। मैं एक बार चलिए कैमरे में चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो उससे कोई फायदा नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है, कोई बात नहीं। ऑल राइट गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखिए हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर है, हम इसको 5 लेयर्स पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। ठीक है, यही 5 लेयर हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है, समताप मंडल ये हो गया। ठीक है, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद ये बहिर्मंडल। ठीक है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत है। उसके बाद हम यहाँ एक चीज और करने वाले हैं। चलिए देखिए, ऐसे ही समझ लेते हैं। क्षोभ मंडल हमारा कहाँ तक था? लगभग 13 किलोमीटर की हाइट तक। तो हम 10-10 किलोमीटर, 10, 20, 30, यहाँ तक आते आते 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 450 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके बीच में भी है, आप ऐसे सपोज दैट कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ 1600 किलोमीटर तक हो जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर हमारा कैसे वर्क करता है, हम इस चीज को सीखने वाले हैं इस डायग्राम से। ठीक है, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है वो लगभग 20 डिग्री से हम मान लेते हैं, 21, 22, 24 भी हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो क्षोभ मंडल में जाते जाते तक, ठीक है, कितना हो जाएगा? -60 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लगभग कहां? 10 और 20 के बीच में। ठीक है, यहां हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, 20 डिग्री यहां मान लीजिए। ठीक है, यहां 30, 40, 50 ऐसे करके लिख दीजिए, लिख लीजिए, इतना ही लिख लीजिए। सबसे पहले हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री से चल करके स्टार्ट होगा और वो -60 डिग्री तक पहुंचेगा। कहां तक? यहाँ 20 किलोमीटर तक आते आते -60 डिग्री, ज्यादा ऊपर कर दिया मैंने, यहां तक मान लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा -60 डिग्री के ग्राफ तक आ जाएगा। उसके बाद हम जो ओजोन लेयर हमने देखी थी उसमें टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर तक टेम्परेचर समान रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर फिर क्या होगा? इसको हम एक बार 20 से और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी फिर ऊपर जाएगा और लगभग यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, समताप मंडल का मतलब ही ये हुआ कि यहाँ टेम्परेचर समान रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर तक लगभग टेम्परेचर ठीक चलेगा। उसके बाद टेम्परेचर जाएगा सीधे 90 डिग्री सेल्सियस या मध्य मंडल में ही ये जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहां से मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, मध्य मंडल में ही ये 90 डिग्री या 100 डिग्री तक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर फिर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है और उसके बाद फिर इस प्रकार से गर्म हो जाता है। सबसे ऊपर वाली लेयर में जाने के बाद टेम्परेचर काफी गर्म हो जाता है और इवन के 60 डिग्री से तक टेम्परेचर हो जाता है, यहां तक टेम्परेचर आ जाता है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर और बढ़ता जाता है। इस प्रकार से कुछ ये डायग्राम है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर घटता और बढ़ता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बना लिया ये? बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, क्लीन अप करते हैं इसको। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब वीडियो आपके काम की है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे आप बताइए कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जाए वीडियो में।
आप मुझे धीरे से कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, ये चीज़ और होना चाहिए, ठीक है। मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट, ठीक है। उसके अलावा मेरा और कोई सोशल मीडिया साइट पे मैं हूँ नहीं, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना ही मैं फेसबुक पे हूँ, ना ही मैं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं आपको वो दे देता, आप मुझे उस पर बता देते। देखिए अब हम लेयर्स को 1 बाई 1 इसमें समझाया गया है, तो ज़्यादा चीज़ ना देखते हुए हम 5 लेयर को 1 बाई 1 देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। लिखिए, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। ये परिवर्तन सूर्य के तापीय प्रभाव के कारण है, ठीक है। ये परिवर्तन क्यों है? ये परिवर्तन सूर्य के तापीय प्रभाव के कारण है। आपको मेरी टी शर्ट पे पीछे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? मेरे चैनल का नाम लिखा है एनसीईआरटी विद नावेद खान, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लिखवाया? ताकि आपको बार बार रिमाइंड होता रहे कि आप किसकी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है आपको पता है। चलिए, ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। लिखिए, दूसरा पॉइंट इसका आएगा, ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है। आप हैंड राइटिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं फटाफट लिख रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी देखिए कहीं इतनी है कहीं इतनी है, लेकिन औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसकी है, हम इसी मंडल में मौजूद या उपस्थित, लिखिए, उपस्थित वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसकी लिखिए, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, जैसे क्या? वर्षा, ठीक है। और क्या है? कोहरा, ओला वर्षण, बिजली, कोहला नहीं कोहरा, ओला वर्षण, बिजली आदि, थंडर स्ट्रोम, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, सारे इसी में घटित होते हैं, सभी इसी परत में होते हैं, सभी इसी परत में होते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जल वाष्प, ठीक है, और गैसें, ठीक है, एरोसोल कण यही पाए जाते हैं, प्लस जल वाष्प, ठीक है, गैसें प्लस एरोसोल कण। एरोसोल कण क्या है आप इसको लिख लीजिए, बाद में आपको ये पता चलेगा। एरोसोल कण यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लिखिए, यहीं पाए जाते हैं, ठीक है गाइस। एरोसोल कण क्या होते हैं? एक्चुअली
हमारे एटमॉस्फेयर में जहां अभी हम सांस ले रहे हैं, आप सब लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ छोटे छोटे वायु में उपस्थित बहुत बारीक कण, धूल के कण होते हैं जो पाए जाते हैं। जो हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जाने की बजाय हमारी नाक में अंदर जो बाल हैं उनमें फंस करके रुक जाते हैं, और वो जब हम सांस रिटर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तब वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नंबर 2 फटाफट हेडिंग डालिए, समतापमंडल। कितना है? 10 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। और इसके बारे में 2-4 बातें लिख लीजिए। 50 किलोमीटर तक फैला है, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है। नंबर दूसरा इसका पॉइंट लिखिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। अब जब भी आज आप लोग हवाई जहाज में ट्रैवल करें तो आपको पता होगा आप किस परत में उड़ रहे हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पवनों के क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज पवनों के कारण होता है। ठीक है, ऐसा क्या है? क्षैतिज पवनों के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इसमें, समताप मंडल को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसकी? ओजोन लेयर, ओजोन परत पाई जावत है। ऑलराइट गाइस, एक पॉइंट इसमें और लिख दीजिए, यहीं पर वेदर बलून्स उड़ाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर वेदर बलून्स उड़ाए जाते हैं, जो हमें मौसम संबंधी घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आजकल तो सैटेलाइट से भी पता चल रहा है, लेकिन वेदर बलून्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में फटाफट ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई एम गोना टू क्लीन अप इट। ऑल राइट, पहले मैंने नीचे का मिटा दिया, पहले ऊपर का मिटाते हैं ना मास्टर लोग। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं तो मास्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरे से गलती हो रही है। देखिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, ठीक है, तो डेफिनेटली आई सैल्यूट यू एंड यू आर वेरी पेशेंसेबल पर्सन एंड आई रियली लाइक योर पेशेंस। ठीक है गाइस, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन माय कमेंट। अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए कि सर हमको इंग्लिश भी सीखना है। ठीक है, तो हम इंग्लिश के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आई कैन टीच यू एवरीथिंग। एवरीथिंग से मतलब रिलेटेड टू इंग्लिश। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट हमारा क्या है? मध्यमंडल। देखिए, मध्यमंडल का मतलब है कि जो मध्य में है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसका क्या है कि ये क्या कह रहा है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले कौन? एलियंस, उल्का पिंड। ठीक है, इस परत में आने पर घर्षण के कारण
क्या होता है, घर्षण के कारण जल जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इसका देखिए, यहां गैसीय घनत्व बहुत कम है। ठीक है, यहां गैसों का घनत्व जो है वो बहुत कम है। यहां गैसीय घनत्व बहुत कम है। यहां गैसीय घनत्व बहुत कम है। यहां, ठीक है, उल्का, धूल, निशा दीप्ति बादल बनाते हैं। ठीक है, लिखिए यहां उल्का, धूल, निशा दीप्ति बादल। अब निशा दीप्ति बादल क्या होते हैं इसको भी हम समझेंगे आगे। हम बादलों के जब प्रकार पढ़ेंगे, बादलों के बहुत से प्रकार होते हैं, 5 से 7 प्रकार हम पढ़ेंगे। निशा दीप्ति बादल बनते हैं। ठीक है, यह निशा दीप्ति बादल बनते हैं। हाँ सही है। देखिए आप लोग अगर कुछ ऐसा मन में आ रहा होगा कि सर तो बार बार देख कर ही बताते हैं, तो देखने का मतलब ये होता है कि जैसे याद तो सब कुछ तो रहता ही है, लेकिन सब कुछ एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहता है। ठीक है, तो मान लिया एक जैसे हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो सरसरी नज़र से हमें देखने पे पता चल जाता है क्या है, उससे क्या है लिखने में थोड़ा सा ठीक रहता है, ताकि आप लोगों को कुछ वर्डिंग आगे पीछे ना हो। ठीक है, यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है, यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं? ठीक है, अभी सुनाते हैं। अभी हम इसको क्या कहेंगे, आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल या आयनोस्फीयर, या इंग्लिश में और भी कुछ कहते हैं इसको, थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो चलिए आयन मंडल लिख लीजिए। स्टोरी सुनाऊं बच्चों? एक दोस्तों एक कहानी सुनाऊं, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए सुनाई देता हूँ। अच्छा हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। ये क्या कह रहे हैं, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ कम होता है। ठीक है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक है। कितनी है? 80 से लेकर 450, हमने लिखा था 450 किलोमीटर तक है। याद दिलाना मुझे अभी ये स्टोरी के बारे में। ठीक है, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। देखिए क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है, यानी कि ये सिंबल हमारा क्या था, बढ़ने का। ठीक है, तो क्या होगा, तापमान तेजी से घटेगा। ठीक है, तो लिख देंगे तीव्रता से घटता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखेंगे, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। इसे सैटेलाइट जोन भी कहा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट सारे यहीं स्थापित किए जाते हैं। इसे रेडियो संचार के लिए उपयुक्त या उपयोग होता है। नंबर नेक्स्ट लाइन देखेंगे, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि मेरे कुछ गले में दर्द है आज नहीं कई दिन से है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती हैं, लेकिन ओजोन लेयर उनको रोक करके इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता बनाए रखती है पृथ्वी की। तो इसी प्रकार से तरंगे पृथ्वी से आती हैं और वापस जाती हैं, फिर वो वहीं रोक लेता है इसको। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे, तो यहां लिखिए पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे क्या होता है, रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर
परावर्तित कर दी जाती है। रेडियो तरंगें क्या होता है, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रसारित या परावर्तित है, ठीक है, यानी कि वापस कर दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ आयनों का निर्माण सौर पवनों यानी कि सौर कलंक, सन स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, सौर तूफान के कारण होता है, ठीक है। सौर पवनों की ऊर्जा से तापमान में गैसीय आयनित हो जाती है, ठीक है। ये बड़े हार्ड पॉइंट हैं, ये एडवांस बुक से मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी हम देखेंगे बहिर्मंडल। चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको स्टोरी सुना रहा था। देखिए जो मेरे दादाजी थे 2010 में स्वर्गवास हो गया उनका, एंड दैट टाइम ही वाज 85 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मेरे दादाजी 85 साल के थे तब, और डेफिनेटली मुझे आज भी बहुत याद आती है उनकी, लेकिन बट ये तो प्रकृति का नियम है, क्या कर सकते हैं, एक दिन तो हमें सबको ही जाना है, ठीक है। ये तो कहना चाहिए बिटर ट्रुथ है, कड़वा सत्य है। तो वो हमको एक कहानी सुनाते थे कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है, और वहां उस जंगल में एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटने के लिए जाता था, ठीक है। लकड़हारा वुड कटर, वो अपनी एज से मतलब कुल्हाड़ी से वो लकड़ियां काट करके लाता था। तो वो जंगल में शेर उसको मिलता था, अचानक से देखा उसने, और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, ठीक है। दोस्ती हो गई तो ठीक है, बोला अब तो क्या ही डर है, जब शेर का यानी कि जंगल के राजा से दोस्ती हो गई तो फिर वो सारे जंगल में घूम घूम कर बढ़िया बढ़िया लकड़ियां काट लिया करता था और आ जाता था डेली वापस, ठीक है। एक दिन क्या हुआ उन दोनों की अच्छी मित्रता हो गई, बहुत अच्छी। लकड़हारे को जंगल में फीवर आ गया, बहुत तेज वायरल फीवर, डेंगू हो गया उसको, जैसे आजकल चल रहा है ना वैसा ही उसको बुखार आ गया बहुत तेज। अब बुखार आ गया तो लकड़हारा वहीं मतलब कमजोरी की वजह से गिर गया और उसको उठा नहीं जा रहा था। तो शेर ने क्या हुआ, जैसे अमूमन हमने देखा है ना कि जानवर जो है ना अपने बच्चे को लाड़ करने के लिए टंग से उनको चाटते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से शेर ने उसको चाटना शुरू किया, ठीक है, और उसको पैर से चाटना शुरू किया, यानी कि तलवों से उसको चाटा, हथेली उसकी चाटा, पाम यानी कि, और इस तरह से चाटते चाटते जब शेर उसके मुंह के पास तक आया तब लकड़हारा उसको बोला कि दूर हट जा, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। अब शेर क्या है कि मांसाहारी है, शेर मांस खाता है, ठीक है। अब शेर को ये बात बुरी लग गई तो उसने इधर ले ली अपने सीधे, बोला अच्छा। और तब तक क्या हुआ, उसके चाटने से शेर का लकड़हारे का जो फीवर था वो उतर गया, कम हो गया, ठीक है। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। और रियल में मेरे दादाजी ये मुझे सुनाते थे, मतलब हम सभी बहन भाइयों को सुनाते थे। तो क्या हुआ, जब उसका फीवर उतर गया तो लकड़हारा खड़ा हुआ, और शेर जब वो जाने लगा तब शेर ने उसको रोक कर कहा, लकड़हारे सुन, तेरी ये जो कुल्हाड़ी है तू मेरे इसको पैर में मार दे। बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है दोस्त। बोला नहीं, मैं तुझे बाद में रीजन बताऊंगा, तू मेरे पैर में मार दे, अदरवाइज मैं तुझे ये भी मार दूंगा 2 मिनट में। बोला अच्छा ठीक है। उसने सोचा अपनी जान बचाने से बेहतर है इसके ही मार देता हूं मैं। उसने उसके पैर में कुल्हाड़ी मार दी और उसके ब्लड निकल आया, मतलब खून खून हो गया। फिर शेर उसको बोला तू 6 महीने तक अब मेरे इस जंगल में मत आना, वरना तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, और 6 महीने के बाद तू आना। बोला ठीक है। लकड़हारा गया नहीं डर की वजह से उस जंगल में 6 महीने तक। लकड़हारा 6 महीने के बाद जब उस जंगल में जाता है तब देखता है वो शेर का जो घाव था वो ठीक हो गया, शेर उसको वापस मिलता है और शेर का वो घाव जो था वो ठीक हो गया। तब लकड़हारा उससे बोला भाई कैसा है। शेर बोलता है देख तूने जो जख्म मेरे शरीर पर दिया था, ठीक है, जो घाव तूने मेरे शरीर पे दिया था वो घाव देख भर गया है, समय के साथ वो घाव भर गया है, लेकिन तूने जो बात बोली थी कि दूर हट जा तेरे मुंह से बदबू आ रही है, वो घाव आज भी मेरी छाती पर, मेरे दिल पर लगा हुआ है, मेरे हृदय में समाया हुआ है। वो घाव आज भी नहीं भर पाया है, और शरीर का घाव तो भर गया लेकिन तेरी बात का घाव नहीं भरा है। तो इस कहानी से हमें क्या तात्पर्य है, इस कहानी से तात्पर्य ये है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हम जाने अनजाने में भी किसी को ऐसी बात ना बोलें कि कोई उसे अपने दिल पे लेकर के बैठ जाए, ठीक है। शरीर का घाव तो भर जाता है लेकिन बात का लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता है, ठीक है। तो हमेशा अपनी टंग पर कंट्रोल रखना चाहिए और उतना ही बोलिए जितनी ज़रूरत है, ठीक है। कहावत है ना, कम खाना, कम सोना, कम बोलना हमेशा अच्छा होता है, ठीक है।
तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसलिए आई थॉट कि आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू दिस स्टोरी। तो हम लास्ट पॉइंट इसका बहिर्मंडल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखने के लिए तो चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, बट मैं आपको मौखिक बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सब लोगों से प्यार मोहब्बत से बोलें, प्यार बांटें। ठीक है, अपने घर पे प्यार से बात करें। देखिए आप लोग खुद आपको अच्छा लगेगा, जैसे जैसे आप लोगों को ज़्यादा इज्जत देंगे वैसे वैसे आपको खुद गौरवान्वित आप महसूस करेंगे, आपको प्राउड फील होगा। ठीक है, अगर आप कोई एक रिक्शे वाले से भी मिलते हैं तब भी उसको आप अच्छे से बोलिए, जो भी आप कहते हैं, दादा कहते हैं, भाई कहते हैं, चाचा कहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। किसी को इज्जत देने से अगर आपकी इज्जत कम हो जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप मुझसे अपनी इज्जत वापस ले लेना। बहिर्मंडल, चलिए कम टू द टॉपिक, यानी कि एग्जॉस्फेयर। ये कहां से कहां तक है? इसको हम देखते हैं। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहां से अंतरिक्ष में तैरती हैं, जैसे हमने उसमें देखा था, हीलियम प्लस हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहां से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट हम इसका लिखेंगे, इस परत में बहुत पतली हवा होती है, बहुत पतली हवा होती है। ठीक है, लिखिए, इस परत में बहुत पतली हवा होती है। ठीक है, इस परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बस हो गया, ये बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें मौसम और जलवायु के बारे में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर क्लास 6 की चैप्टर नंबर 8 जो है एनसीईआरटी का, उसमें सेम टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, वायुमंडलीय अवस्थाएं, वायुमंडलीय अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, तापमान है, टेम्परेचर है, वायुदाब एयर प्रेशर है। ठीक है, आतपन है। ठीक है, प्रभाव इसके क्या क्या पड़ते हैं? वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर में अंतर पड़ता है। ठीक है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, चलिए एक लाइन फटाफट लिख लीजिए, बाकी तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो मैं मानता हूं थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, वही मैं देख रहा था, 1 घंटे 13 मिनट की वीडियो हो गई। तो कौन कौन से अक्षांश देशांतर हम पढ़ के आए थे ना, और ऊंचाई समुद्र से दूरी। ठीक है, और क्या है? हवा की धारा, किस प्रकार की वहां हवा चलती है उसी प्रकार का वहां तापमान होगा। ठीक है, और क्या था? वनस्पति। ये सारे कारण हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अक्षांश, ऊंचाई, देखिए इसमें और बहुत कुछ भी दिया हुआ है, समुद्र से समीपता। ठीक है, वो हमने लिख लिया, हवा की धारा, वायुदाब, इन्हीं को डिटेल में बताया गया है। उसके बाद जो और 11th की और 12th की जो एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड जो चैप्टर दिए हुए हैं वो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। मैंने हालांकि अपने नोट्स में यही लिख रखे थे जब मैंने बनाए थे। ठीक है, उसके बाद संवहनीय वर्षा, प्राकृतिक वर्षा, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता को चलिए मैं एक ही मौखिक बता देता हूं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब जहां भी जल होगा, झील में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, जल वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में
किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखिए सपोज दैट अगर आप मैदानों में रह रहे हैं वहाँ आर्द्रता बहुत कम होती है। अगर आप तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, चाहे ईस्टर्न कोस्ट हो चाहे वेस्टर्न कोस्ट हो, ठीक है, वहाँ आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि समुद्र का पानी वहाँ ज़्यादा रहता है और वहाँ वाष्पन ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में हवा में वहाँ पे क्या होती है, जो कण होते हैं पानी के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जल के कण। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर विल बी लिक्विड या वाटर, ठीक है, जल। चैप्टर नंबर हमारा 5 होगा। सो टुडे क्लास इनफ फॉर टुडे, दिस क्लास इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप सभी के लिए शुभकामनाएं और मनोकामनाएं, अच्छी कामनाएं करता हूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चलिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।